अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो क्या मार्केट से एक्सिट कर लें, क्योंकि अभी तक तो हम होल्ड करवा रहे थे और इंटरेस्ट रेट शायद कैलकुलेशन में उस वक्त नहीं था। जंग के अंदर फैसले नहीं होते, पैनिक के अंदर फैसले नहीं होते, गुस्से के अंदर फैसले नहीं करते। अब पेट्रोल को हमने काफी सारा कवर कर लिया, आगे चल के मैं कोशिश करूंगा आपके चार्ट बढ़ेगा पे भी भी जरा यही, देखें। स्टॉक मार्केट के अंदर सेक्टर भी यही बढ़ेगा। हमारे पास ट्वीट बैटरी भी है, बैटरी के सेगमेंट में भी हमारे पास लिस्टेड कंपनी है, एटलस बैटरी है। ये पाकिस्तान की किसी लिस्टेड कंपनी के लिए बेनिफिशियरी होगी? सेगमेंट ये पुश करेगा किसी लिस्टेड कंपनी को? ठीक है, तो यहाँ यहाँ आपको डिमांड नजर आएगी, जहाँ और डिमांड जहाँ पर है वहाँ तो आपको पूरा सेक्टर परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो ये और बैंकिंग करेगा ही करेगा, बाकी के अंदर हिट पड़ेगी सबके अंदर। पीपीएल, ओजीडीसी, सिनर्जी, अटक रिफाइनरी, पीएसओ और टाटा पेट्रोलियम। अभी एक एक तज्जिया जनरली बता रहा हूँ, कोई मैं आइटम के बारे में नहीं बता रहा, ना कोई मैंने इतना कुछ पे वर्किंग की हुई है। क्योंकि जो पोजीशन है उस हिसाब से ये तीनों जो सेक्टर हैं वो बेनिफिशियरी है। पीआरएल जो है वो पीएसओ का है, तो ये गवर्नमेंट ओन्ड है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तो एक इधर पीआरएल इधर चला जाएगा, इधर कोई ना कोई इन्वेस्टर बाहर से आ जाएगा। अस्सलाम, गेम ऑफ स्टॉक्स एक नए एपिसोड में आप लोगों को वेलकम करते हैं। जो सिचुएशन है वो थोड़ी टफ है, क्योंकि कमोडिटी स्पाइक कर गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हैं, मार्केट नीचे आ गई है। क्या सिचुएशन है सोहेल साहब से समझते हैं। सोहेल साहब, हमने जब लास्ट एपिसोड किया था तो हम ये बात कर रहे थे कि प्रोबेबली ये वॉर जो है शायद शॉर्ट लिव्ड हो। कमोडिटी को हमने ऊपर बढ़ते हुए देखा, फिर थोड़ा सा नीचे आते हुए देखा, लेकिन अब जो है वो भी 90 से ऊपर क्लोज हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोल बढ़ गया, बड़ी जल्दी चीजें पास ऑन हो रही हैं। किस तरह चीजें अनफोल्ड होते हुए देखते हैं आप? अब जो लड़ाई है ना, रास्ते पे जब आप जा रहे होते हो या घर में लड़ते हो, इसीलिए मना करते हैं ना, लड़ना नहीं चाहिए, जंग अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब आप दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए, घर में लड़ाई हो जाए, मियाँ बीवी में हो जाए, माँ बाप की बच्चों से हो जाए, भाई बहनों की हो जाए, तो लड़ाई किसी भी फॉर्म में अच्छी नहीं है। कुलीग से हो जाए, छोटे शहरों में आपस में, दो सूबों में हो जाए, दो शहरों में हो जाए, दो मुल्कों में हो जाए, तो किसी भी सूरत में लड़ाई अच्छी चीज़ है ही नहीं। क्योंकि जब ये हो जाती है ना, फिर उसको ये बात करना उससे बड़ी मुश्किल होती है कि कब ख़त्म होगी, या ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा शुरू नहीं होगी। तो आपकी एक दफ़ा ये जंग जो है हमारी, तीन मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जो पिछले, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जिनके अंदर जंगी जुनून पाया जाता है पावर की वजह से। इंडिया, जिसको हमने सही सबक सिखा के भेजा इस दफ़ा, तो थोड़ा यहाँ से उसका कम हुआ है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि वो दोबारा वो हरकत को ऐसी नहीं करेगा, या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वगैरह नहीं करेगा। कोई ना कोई करेगा, वो पुलवामा की तरह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करेगा। फिर इसराइल है, उसका भी चलता रहता है। फ़लस्तीन मतलब मुसलमानों के खिलाफ, यहूदी है तो ज़ाहिर बात है, मुसलमानों के खिलाफ और ईरान के खिलाफ उसका भी चलता रहता है। फिर अमेरिका है, वो कब्ज़ा माफिया, उसका भी काम यही है, लीबिया, शाम, फलाना ढिमाका। और रूस कह लो आप, जंगों में रहा है वो, लेकिन बेसिकली तो वो अपने आप को अभी तक डिफेंड ही करता है ज़्यादातर। वो उसने यूक्रेन भी कर लिया, लेकिन वो भी उसकी एक तरह से डिफेंस टाइप का ही मैकेनिज्म था उसका। अब हमने जिस तरह तबीयत सही की है इंडिया की, इसी तरह जो है वो अफगानिस्तान ने अमेरिका की तबीयत सही की है। अब ईरान थोड़ी तबीयत सही कर रहा है। अब जब आप जंग हो जाती है ना, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कितने दिन चलेगी या कितने दिन नहीं चलेगी। हम यही अंदाजा कर रहे थे कि ये शॉर्ट लिव हो सकती है, क्योंकि उनका मेन काम खत्म हो गया था। उन्होंने जो लीडरशिप मारी है उसके बाद या तो टेबल टॉक होगी, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी डिस्केलेशन होगा, लेकिन वो आगे ही बढ़ता चला गया। अब ये ज़ाहिर बात है ख़त्म तो होगा। अब हम ये कह सकते हैं आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन ख़त्म होगी। और कुछ नहीं, और कुछ रास्ता नहीं है। सालों तक चले, महीनों तक चले, ऐसी कोई कहानी नहीं है। दुनिया इतनी जो है ना, इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकते। सुन सर, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तब हमारे जो कमोडिटी थी वो बड़ी स्पाइक कर गई थी। उसका प्रेशर हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी पे देखा था। अब हम आज ये बात करते हैं कि डेफिनेटली वो वॉर कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई, अभी भी चल रही है, वो चलती रहेगी, शायद टेबल टॉक पे चली जाए, खत्म हो जाए। तो वो तो हमें पता है कि सेटल तो हो जाएगी, लेकिन उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा, मिसाल के तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हम बात करते हैं, 20% वहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई होता है पूरी दुनिया के लिए। अगर 1% जो है वो ड्रॉप होता है ऑयल सप्लाई, तो 10% जो है वो शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी पे अगर आप देखें तो 10% इंक्रीज होती है प्राइस पेट्रोल की। अब 20% आपका ऑयल ब्लॉकेज हुआ हुआ है, वो आप पे इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल प्राइसेस, जेट फ्यूल्स, इस सब पे कितना फर्क पड़ेगा। अगर आप राउट भी चेंज कर लें तो उसके साथ आपकी इन्फ्लेशन कनेक्टेड है, उसके साथ आपके इंटरेस्ट रेट कनेक्टेड है, उसके साथ आपकी स्टॉक मार्केट कनेक्टेड है। देखो यार, यूक्रेन और रशिया की जंग हुई थी ना, तो वो हालांकि हमसे, हमारे खित्ते से दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम पे आया ना, और पूरी दुनिया पे आया। और ये तो मिडल ईस्ट है, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि कोई कोई दूर दराज है।
ये तो बिल्कुल मिडल ईस्ट में पहले तो आपस में अंदर पड़ोसी लड़े, फिर वो आपस के अंदर कल जो बात हुई है अभी कि वो रुके हैं कि भाई चलो ठीक है, सऊदीया अपना ईरान जो है अपने पड़ोसी पर हमला नहीं करेगा अनटिल अनलेस के वो हमला करें, या ऐसी सोर्स बन जाए अमेरिका के लिए कि उस पर हमला हो। तो हम हैं तो इस तरह खतरे में हैं। अगर इसका हमारे पास ये रास्ता नहीं है दुनिया में कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो वॉर चल रही है ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की, ये चलती रहे। ये रशिया ईरान, ये यूक्रेन और रशिया की तरह कोल्ड वॉर की तरह नहीं चल सकती। ये तो हर दिन आपके ऊपर अजाब है एक तरह से, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि एक तो बिल्कुल सेंट्रल, ये वॉर जो है ना बिल्कुल सेंटर के अंदर एक तरह से। और दूसरा ना इसका इम्पैक्ट, अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट, जितने मिसाइल शायद एक दूसरे को नहीं मार रहे, उससे लाख गुना ज़्यादा तो सोशल मीडिया पर और मीडिया में मिसाइल चल जाते हैं ना। इंडियो पाकिस्तान की भी जो जंग थी ना, उससे बहुत बड़ा फर्क तो पड़ा था आपस में दोनों मुल्कों को, जिसके अंदर हमेशा हमें ज़्यादा पड़ता है। इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज का तो फर्क भी नहीं पड़ा था, हमें ज़्यादा पड़ गया था। लेकिन पूरी खित्ते में इस वक्त उतना नहीं होता जब तक ये बहुत आगे नहीं चली जाए ना, बॉम्ब तक नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब तक नहीं चली जाए, या किस तरह खुदा न खास्ता इस तरह हो जाए। लेकिन ये जो जंग है ना जिसके अंदर तेल ही तेल है बस, सारा दारोमदारी एनर्जी पे है, ये सारी वॉर एनर्जी से रिलेटेड ही है ना, गैस आपकी, क्योंकि एलएनजी कतर, फिर इसके बाद पेट्रोल, क्योंकि वो उसकी उसकी ऑयल रिफाइनरी, उसकी रिफाइनरी। तो ये मसला है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हर रोज़ जो है ना वो डिप्लीट कर जाती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि जल्दी ख़त्म हो ये। जो रशिया वाला इम्पैक्ट आया था, उससे ही निकलने में 2 साल लग गए थे। और अगर ये ज़्यादा अगर स्केलेट कर गई तो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा था, जब ऑफिस में हमने पॉडकास्ट की थी, तो आपने एक चीज मुझे बताई थी। आपने कहा था कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने की खुशबू आ जाए ना, तो मार्केट से एग्जिट कर लो। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कोई टाइम होता है मार्केट एग्जिट करने का, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे होने की खुशबू आ जाए तो एंटर कर जाओ मार्केट में। और वही हमने रैली मार्केट में एंटर होते हुए देखी। जो रैली चली वो इंटरेस्ट रेट नीचे आए थे। मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है। जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस, पेट्रोल के साथ आपके सीपीआई के नंबर्स, इन्फ्लेशन के नंबर्स कनेक्टेड है। फूड प्राइसेस डेफिनेटली हाइक करेंगी जिस तरह का इंक्रीज हुआ है। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो क्या मार्केट से एग्जिट कर लें? क्योंकि अभी तक तो हम होल्ड कर पा रहे थे और इंटरेस्ट रेट शायद कैलकुलेशन में उस वक्त नहीं था। नहीं, मेरे ख्याल से लोगों देखो, वो सिचुएशन जो थी ना उसके अंदर वो एक कंटिन्यू स्पाइक चलता आ रहा था। वो एक बहुत बड़ी वॉर थी जिसके अंदर भी आपको पता है कि, हम सबको पता है कि उधर भी एक आपका कोयला, मतलब जब वॉर होती है तो एनर्जी क्राइसिस आ जाता है उसके अंदर। खास तौर पर रशिया में सप्लाई वाला सिस्टम ही बंद कर दिया ना, यूरोप को बंद कर दिया था। हम्म। वो तो हम्म। उसने तो पूरा सिस्टम बना के जंग करी थी ना, कि मैं तो, मेरे बिल्कुल। पास तो तेल भी है, मेरे पास तो गैस भी है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं दूंगा ही नहीं दुनिया को। तो उन्होंने तो एक तरह इसने तो उसने तो एक तरह सप्लाई बंद कर दी ना, वो तो सप्लाई चेन डिस्टरबेंस जानबूझ के उसने की, तो बड़ा रिएक्शन आया ना पूरी दुनिया में। इधर तो लोग वेट करेंगे कि जितनी जल्दी खत्म हो। अब बात तो दोनों कर रहे हैं कि हफ्तों की, अभी ईरान भी बोला है हम महीनों तक चला सकते हैं। आपके ट्रम्प जो है उसके रोज बयान चेंज हो रहे हैं, देख रहे हो आप, कभी बोलता है कि मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बात के लिए हाँ कर दिया है। कभी बोला मैं 4 हफ्ते चलाऊंगा, कभी बोलता है मैं आज तबाह कर दूंगा। मतलब बिल्कुल सुल्तान रही बना हुआ है इस वक्त ना, वो पंजाबी फिल्मों का सुल्तान रही होता ना, ऐसे ही बना हुआ है वो। एक तो मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, अगर वो पावरफुल आदमी अगर जंगी जुनून में पागल हो जाए और मुब्तला हो ऐसी कामों में कि मैं रशिया को भी मार दूंगा, मैं चाइना को भी मार दूंगा, मैं टैरिफ वॉर कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, और मैं असल में जो मुद्दा है ना छुपाऊंगा एप्स्टीन फाइल्स। हम्म। हाँ हाँ, बस वो छुपाऊंगा और पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर दूंगा। तो बहुत जल्दी इसने रैपिडली हमला किया है। जहाँ तक बातचीत की बात कर रहा था, अचानक कि 10 दिन का टाइम देता हूँ, फिर उसके बाद इसने बड़े हर रोज डिफरेंट डिफरेंट बयान दे रहा है। अब ये मुझे लगता है कि जल्दी ख़त्म हो जाने चाहिए, पर स्टिल मैं कहूँगा कि वॉर है, कुछ भरोसा नहीं है। और इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि जो आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना, ये सब चीज़ें होना, ये नहीं हो सकता, हो भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है इट्स टू अर्ली। एक हफ्ते के अंदर हम अभी से सारा ही पूरा आगे पूरी इकोनॉमिक साइकिल ख़राब हो जाए, पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए, इतना नहीं कह सकते, इट्स टू अर्ली। एक हफ्ता इट्स नथिंग, इतने बड़े मुल्कों की वॉर में इट्स नथिंग, ठीक है। इसकी जो जो भी खमियाजा है, 1-2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, जो पैसा ज़्यादा खर्च होगा, जो नुकसान होंगे, कोलेटरल डैमेज, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। इट्स लाइक इन कि अर्थक्वेक आ गया कोई वक्ती तौर पर छोटा सा किसी पर्टिकुलर इलाके में। लेकिन बहुत लंबा चले, वो जो 2 साल तक चला था रशिया वाला, जिसकी वजह से
पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आ गया था, और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, फिर निकलते निकलते 2 ढाई साल लगे, ऐसा नहीं लग रहा, मुझे कुछ नहीं लग रहा ऐसा। ठीक है। अच्छा सुन साहब, जैसा आपने कहा इट्स टू अर्ली, तो हम तो ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट्स को प्रोएक्टिव होना चाहिए, जल्दी से चीजें सेंस करनी चाहिए। इवन हमने पेट्रोल की प्राइसेस में देखा कि पास ऑन करने का मकसद ही ये था ताकि होल्ड ना किया जाए और सप्लाई को खराब ना किया जाए। तो फौरन फौरन फैसला हो गया। तो अगर फौरन फौरन फैसला हो जाता है, आपको लगता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा? असल में जब सबसे बड़ी बात ये ना इस दफ़ा जो सबसे अच्छा काम जो किया ना, वो लेवी भी साथ साथ बढ़ा के रखी हुई है, और प्राइस भी रखे हुए हैं। तो उनके पास लेवी रिड्यूस करके कभी ज़्यादा पास ऑन मतलब एक अच्छा सिस्टम तो चला रहे हैं ये। और आईएमएफ जब के अंदर हम सब होते हैं ना, तो ये फ़ायदा होता है कि ओगरा वगैरह और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह ये कोई डांस नहीं कर सकती फालतू ना, कि चलो पेट्रोल प्राइस रख दिया वक्ती तौर पे। अब इन्होंने गालियाँ भी खा दी हैं। वही होता है ना, 100 कोड़े भी खाने हैं और 100 तो जाहिर बात है, जब इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया तो पूरे इमरान खान के दौर क्लिप्स वायरल हो गए थे इनके। तो ये अब वहाँ भी जलील हो रहे हैं, और पब्लिक से भी पैसे बढ़ा के भी जलील हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सियासत की इमरान खान के सही काम पे भी सियासत करी, उन्होंने गलत काम पे भी सियासत करी। अब वही सियासत इनके गले पड़ रही है, तो यहाँ भी मार खा रहे हैं। उसने भी खैर अच्छे काम नहीं किए थे फ्रीज करके, बहुत ही बेवकूफ़ आदमी था। लेकिन इसने भी जो है, इन्होंने भी जो है वो एक यही काम किया ना। अब अब इनकी सामने आ रही सारी सीधी सीधी चीज़ें, कि भाई आपने तो भी उस टाइम 10 रुपये बढ़ते थे, आप सियासत करते थे। आज 55 रुपये बढ़ रहे हैं, बड़े इनके तो बस में ही नहीं, आईएमएफ के बस में है। लेकिन बहुत अच्छी बात है ये फ़ौरन पास हो जाए। किसी किस्म की सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त ना करे, और आईएमएफ का भी फ़ौरन यही बात की जाती है कि आपने किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देनी। अच्छी बात है, ये सब कंट्रोल में रहेगा इंशाल्लाह। स्टेट बैंक बहुत एक्टिव है, जैसे आप विजिलेंट है। आईएमएफ के अंदर हम लोग हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई सीवियर ब्रेकडाउन नजर आए इकोनॉमी के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपने बात की, थोड़ा सा हम इस चीज को टच करते हैं, थोड़ी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को टच करते हैं, उसके बाद में आपने आईएमएफ की बात की और फिर एलएनजी, बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं हम लोग। लेट्स सी। अच्छा आपने कहा कि डेफिनेटली जब प्राइसेस कैप हुई थी इमरान खान के दौर में, तो उस वक्त लेस देन 50 बिलियन की सब्सिडी दी गई थी। जब गवर्नमेंट शिफ्ट हुई थी तो उसके बाद ऑलमोस्ट आई थिंक $185 बिलियन की जो है 185 बिलियन रुपीज की सब्सिडी पास ऑन की गई थी। फॉरेन पास ऑन नहीं की गई थी इनिशियली जब प्राइस पे कैप लगा था, तो वो भी पाकिस्तान को डैमेज किया था। तो हम इनिशियली एक चीज तो देखते हैं कि खान साहब ने प्राइसेस कैप की, विच वाज अ रॉन्ग डिसीजन। बट देन उस प्राइसेस को आगे कंटिन्यू किया गया सब्सिडी की मद में। वो भी 180 अरब के करीब जो है सब्सिडी दे दी गई थी। तो उस वक्त भी गवर्नमेंट जो है फेवरेबल डिसीजंस ले रही थी। आपको लगता है अगर प्राइसेस अभी पास ऑन किए और इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाती प्राइसेस, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस जिस तरह बढ़ी हैं उस तरह कम भी होंगी? नहीं, क्योंकि कम तो लेवी ना ही हो। आपके पास एक जरिया है टैक्स रेस करने का, क्योंकि हाँ तो टैक्स नेट में ठीक है बहुत ना, सारे। ठीक है ना। देखो ना, इसके अंदर तो यूसेज जो है ना वो उस पे है ना। देखो आप अगर ये तो बहुत बड़ी डिबेट खत्म होने वाली डिबेट है कि भाई पेट्रोल किस तरह बचा सकते हैं और किस तरह नहीं बचा सकते हैं, लेकिन असर तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो अमीर आदमी ही है ना। हम्म, पेट्रोल का सबसे बड़ा यूजर कौन है? मतलब मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, आपके पास 3 गाड़ियां हैं, ऑब्वियस सी बात है। मतलब पेट्रोल का डायरेक्ट यूजर तो बड़ा आदमी है ना। छोटा आदमी तो, अगर उसको इनकलाब नहीं लाना किसी किस्म का, आज़ादी, हकीकी हकीकी आज़ादी नहीं लानी, तो तो वो सिर्फ बसों में, क्योंकि दुनिया भर में मास ट्रांजिट जो होता है हम्म, उसको ही फेवर किया जाता है। अब तो इवन दुबई के इधर बिल्कुल। बड़े बड़े शहरों में बड़े लोग, पैसे वाले लोग भी मास हम्म, ट्रांजिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं वो अंडरग्राउंड जो ट्रेनें होती हैं और बिल्कुल। बसें होती हैं, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक बसें होती हैं। सबवेज एंड ट्रैम्स, और उसी से डेवलपमेंट नजर भी आती है। और मैं भी जिंदगी भर चाइना में और ऐसी जगहों पे जब गए, हम लोग पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं, तो वो अंडरग्राउंड जो, उसको क्या कहते हैं यार, सबवे, सबवे। सबवे और जो बसें होती हैं उसी पे हम सफ़र कर रहे होते हैं ज़्यादातर। क्यों? इसलिए नहीं हम्म, कि पैसे बचाने सिर्फ, इसलिए कि आपका ट्रैफिक बच, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता बिल्कुल। है दुनिया भर में। और चाइना वाना में तो आप तस्वीर ही नहीं कर सकते कि अगर आप सब, भाई आपका घंटों निकल जाएंगे दुबई वगैरह में। तो पब्लिक तो मोटरसाइकिल की कंफर्ट जोन में आ गई है। अगर वो उससे निकलेगी, वॉक करेगी, तो ये जितनी बीमारियां फैल रही हैं शुगर वुगर की, वो भी खत्म होंगी। थोड़ा सा बसों वसों में चली जाएगी तो जरा लगेंगे दुनिया भर के अंदर हम जो है एक नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, जहाँ हम पैदल भी चलते हैं, जब बसों में सफर करते हैं। लेकिन हमें असल में वहाँ निकलना नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट गरीब आदमी पे इतना जाता नहीं है। हम हम्म, कह सकते हैं कि इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इट्स ओके। इतना जो असर है लेवी का, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हुकूमत पाकिस्तान है, और उसका जो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है वो बड़े आदमी पाता है। ये तो बात हो गई लेवी की। अभी बात कर रहे हैं आप सबसे पहले कि वो पास ऑन लेवी वो नहीं क्यों किया। जब खान साहब ने किया फ्रीज, तो खान साहब को पता था कि मेरे पास ये एक ट्रम्प कार्ड है,
इसके अंदर मैं तुरुप का इक्का खेलता हूँ, जिसके अंदर पब्लिक को नहीं पता, क्योंकि पब्लिक जो है, हालांकि बहुत बड़ा जुल्म है किसी लीडर की तरफ से, हम्म। बहुत बड़ा जुल्म, जाती है, इतनी बड़ी जाती है कि जो सेल्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस जो लोग रखते हो ना, वो यकीन कर, मुझे आप बोलो ना तो, और मेरे सामने मेरी ऑडियंस ना समझती उस बात को, तो मैं तिलमिला उठूंगा कि यार मैं इनको बता भी नहीं जा रहा, बता भी नहीं सक रहा, ना ही समझेंगे क्योंकि जज्बाती हुए हैं। जज्बाती है, इमोशनल और उसने सिचुएशन, यस। इतनी बड़ी जज्बात पे गेम खेल दी है उस बंदे ने, अपने सामने उसने देखा, 4 महीने फ्रीज किया, उन्होंने बोला सिंपैथी वोट मुझे जाएगा सारा, और आने वाला आदमी जो होगा, अगर मैं निकलता हूं तब भी, मैं रहता हूं तब भी, इतनी बड़ी वो दोनों गेम तरफ। थी, यकीन माने, वो दो तरफ की गेम थी कि अगर मैं रहता हूं तब भी, और मैं नहीं रहता हूं तब भी, दोनों सूरतों में मेरा बेनिफिट ही है। ये ये सीट बचाने के लिए ना मुशर्रफ दौर ने भी बड़ी, ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाली चालें चली थी खान साहब ने। बहरहाल मुझे तो कभी बहुत बहुत ही बुरी लगी थी वो, लेकिन वो लोगों को समझाना ज़रूरी है कि हम्म। जब आप सब्सिडी देते हो ना, जब आप कोई चीज़ जेब से देते हो और आप गरीब मुल्क हो, ये मत सोचो कि यार हमारी अशराफिया क्या करती है, नहीं नहीं, पेट्रोल पे पैसे कम करना इट वाज अ क्राइम। हम्म। 600 मिलियन डॉलर लगा लगे, उसके बाद वो सब्सिडी कंटिन्यू क्यों हुई? इसलिए कि जो नई हुकूमत आ रही थी वो अगर फौरन पास ऑन कर देती तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाता, हम्म। बिल्कुल ही खत्म हो जाता। तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था कि खान साहब जाने के बाद भी हीरो ही रहते। बिल्कुल। समझे मेरी बात को? वो महंगाई इसीलिए, मकाओ मार्च के साथ स्टार्ट हुआ तो उसको भी मेंटेन करना था, एंड देन हाँ, उसके बाद पास इसीलिए ऑन करनी थी। वो सारा मलबा उन्होंने डाला स्टैंड बाय गवर्नमेंट पे, जो निगरान हुकूमत हम्म। होती है ना, बिल्कुल। डाला, और उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपने उस पर लिया, मिफ्ताह साहब ने। हमेशा मिफ्ताह साहब हमेशा हीरो बनकर आते हैं, 2018 में भी आए थे। एक लेवल तक तो उन्होंने बढ़ा दिया था, उसके बाद जो हुकूमत आई उसने कहाँ बढ़ाया है फिर? बिल्कुल। तो बढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि ये तो ठक ठक हम्म। ठक 200 पे तो वैसे ही ले गया था, 250 पे तो मिफ्ताह हम्म। साहब ही, तो फिर कहाँ बढ़ाया है? फिर तो बिल्कुल। उसके बाद तो 5 रुपये 10 रुपये ऊपर नीचे चलता रहा, हम्म। तो वो तो कंटिन्यू पास ऑन इसलिए करनी पड़ी। दोनों बातों के जवाब आपके मिल गए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पास ऑन करके वही ले भी क्या है। अब पेट्रोल को हमने काफी सारा कवर कर लिया, आगे चल के मैं कोशिश करूंगा आपके चार्ट्स बढ़ेगा भी पे भी यही, जरा देखें। स्टॉक मार्केट के अंदर सेक्टर भी यही बढ़ेगा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी तीनों एलएनजी सेक्टर। से हाँ, फर्टिलाइजर में भी आऊंगा। अभी मैं कह रहा हूँ ना, आज बहुत सारी बातें हैं पेट्रोल से ही कनेक्टेड। एक खबर ये मैंने पढ़ी थी, पाकिस्तान जो है ना लिथियम बैटरी प्रोडक्शन के अंदर एंटर हो रहा है, और मई से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। अब उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बड़ी बेनिफिशियरी होगी कि आपकी लोकल असेंबली हो गई है, तो प्रोडक्शन में प्राइसेस कम हो जाएंगी क्योंकि आपकी असेंबली लोकल है। अब ये बैटरी सेगमेंट जो है, डेफिनेटली एक फॉसिल फ्यूल है, हमारे पास पेट्रोल है, हम उसे गेज करते हैं। अब हमारे पास दूसरा सेगमेंट आ गया जो बैटरी का है। हमारे पास ट्वीट बैटरी भी है, बैटरी के सेगमेंट में भी हमारे पास लिस्टेड कंपनीज है, एटलस बैटरी है। ये पाकिस्तान की किसी लिस्टेड कंपनी के लिए बेनिफिशियरी होगी सेगमेंट, ये पुश करेगा किसी लिस्टेड कंपनी को? अगर वो जो जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज है ना, ये तो लिथियम में तो कोई भी जा सकता है ना, ये तो अभी आप मतलब बैटरी सेक्शन में तो जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरियां हैं सारी, ये तो इसके अंदर तो नया ग्रुप भी उठ के जा सकता है कि यार मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ, ये वाला मसला थोड़ी कि वो बैटरी कंपनी, जरूरी नहीं कि वो बैटरी कंपनी लेकर आए। अब जैसे हब चार्जिंग स्टेशन लगे आपको, एग्जैक्टली। अब पावर बोल दे बिल्कुल। अगर, अब पावर बोल दे अगर मैं भाई बैटरी में घुस रहा हूँ, या फिर कोई अच्छा मैनेजमेंट जरूरी है पीछे, अगर ट्रीट बेसिक बैटरी का मैनेजमेंट अच्छा है, जो कि कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं उधर, ट्रीट बैटरी वाले कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं उधर लिथियम में, और इधर उधर सब जा इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ये जो पूरा अब सारा जो मामला शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उधर ज़ाहिर बात है आपको डिमांड भी उसकी बैटरीज की, और पीएचईवी के अलावा जो एचईवी है, ये सारा निज़ाम जो उधर जा रहा है उधर। अब पता नहीं, मुझे नहीं, मुझे हैरत की बात है कि अभी तक एक्साइड बैटरी और एटलस बैटरी वाले, उनकी परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से बहुत ख़राब रही है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मुझे कि यार ये जितना इनका अच्छा नाम है एक्साइड का और एटलस का, एटलस करो। और एटलस ग्रुप तो बड़ा ही मायूस किया उसने, तो होंडा कार में भी हम्म। मायूस किया और यहाँ भी मायूस किया, और सिर्फ एक बच्ची कुछ एक ही कंपनी है सिर्फ एटलस होंडा, वहाँ भी अल्लाह ही रहम करे। हम्म। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि ये दोनों जाएंगे बड़ी स्पीड से और अपने आप को ट्रांसफॉर्म और प्रोएक्टिव रखेंगे, लेकिन वहाँ से कोई बड़ी न्यूज़ आई नहीं। नॉर्मल जो बैटरी सेक्शन है वहीं तक सीमित नजर आ रहा है, बाकी तो नजर आ नहीं रहे। हाँ, ट्रीट बैटरी में क्योंकि जिस तरह जिलेट पाकिस्तान चला गया है, तो ट्रीट इटसेल्फ खुद नए प्रोडक्ट ला रहा है, और वो थोड़ा मैनेजमेंट शार्प लग रहा है, नया मैनेजमेंट चेंज हुआ है, शार्प लग रहा है। तो मुझे ट्रीट बैटरी से लग रहा है कि कुछ उम्मीद है, और दूसरा ये कि बहुत से नए प्लेयर्स अभी मार्केट में आएंगे, लिस्टेड और नॉन जबरदस्त। लिस्टेड। परफेक्ट। और सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होगा। एलएनजी पर आते हैं। एलएनजी क्योंकि इम्पैक्ट हो रही है, रुक गई है, और उसमें डायरेक्ट पाकिस्तान के फर्टिलाइजर सेक्टर प्लांट भी बंद हो गया, पाकिस्तान का फर्टिलाइजर सेक्टर भी इम्पैक्ट करेगा शायद। प्रॉब्लम मंडे को सेक्टर नेगेटिव भी हो। फर्टिलाइजर सेक्टर से क्या निकल जाना चाहिए, या अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कर ले? क्या होना, क्या करना, क्या चाहिए अब? करना क्या? यार इस तरह की सिचुएशन में ना, अक्सर मैं बताऊं कि कोई आपके कुछ भी काम नहीं आता ना,
हम्म, मतलब आपको कहते हैं ना यार, फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट है ना पूरी दुनिया के। तो बिल्कुल। वक्ती तौर पे तो आपको ये नजर आएगा कि यार इस वक्त जो है उसकी वैल्यू इतनी गिर गई है, तो फंडामेंटल के अंदर हल्का सा चेंज आ गया। लेकिन बहुत ज़्यादा जो पैनिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें टूट जाती है, उतना चेंज नहीं आता रियलिस्टिकली, उतना चेंज नहीं आता जितना मार्केट गिर जाती है पैनिक की वजह से। तो सेंटिमेंट ड्रिवन होते हैं। टेक्निकल्स काम जरूर करते हैं, लेकिन सपोर्ट्स टूट रही होती है। लोग कहते हैं टेक्निकल्स काम नहीं करते, टेक्निकल्स तो काम करते हैं, वो सपोर्ट्स टूट रही है। जैसे रेजिस्टेंस है ना, अभी हम्म, जैसे ऑयल है, हम्म, तोड़ा है ना रेजिस्टेंस। थोड़ा, तो बिल्कुल। चार्ट तो काम कर रहे हैं ना कि भाई 78 हम्म, तोड़ेगा तो 84 जाएगा, 84 84 तोड़ेगा तो तोड़ेगा तो, 91 जाएगा, बिल्कुल। 91 तोड़ेगा तो 110 103 जाएगा। तो और इसका जो ऊपर जो है टारगेट भी 123 से 133 तक का निकल रहा है। आई थिंक 133 तक का निकल रहा है। कतर के मिनिस्टर ने कह दिया ना $130 पर बैरल पे तो वैसे ही चला जाएगा और बगैर जैसे वो टेक्निकल बोला के, है तो वैसे सिर्फ भी बयान चार्ट दे भी दी। मैं दिखाऊंगा आपको, इतना कि मंथली के चार्ट भी उतना ही टारगेट निकल रहा है ब्रेकआउट अभी जो हुआ हम्म, है। तो लोग कहते हैं ना चार्ट सामने के चार्ट तो काम करते हैं ना। वो तो रेजिस्टेंस टूट रहे हैं, इसकी सपोर्ट टूट रहे हैं, चार्ट काम कर रहे हैं, चार्ट के अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन सपोर्ट इतनी टूट रही होती है, लोग बोलते हैं चार्ट्स काम नहीं करते। चार्ट्स का ताल्लुक थोड़ी सपोर्ट टूटने, सपोर्ट को ह्यूमन बिहेवियर से काम करता है ना। वो जितना प्रेशर आएगा, हम्म, डिमांड, ऑयल की डिमांड थी, सिल्वर की डिमांड थी, गोल्ड की डिमांड थी, इसलिए डिमांड नहीं है तो स्टॉक्स की अभी तो डिमांड आपकी जो ना ऑयल सेक्टर में होगी। बैंकिंग और ऑयल सेक्टर क्यों? बैंक सेक्टर पे आप चले जाओगे यार, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन रमजान की वजह से वैसे बढ़ रहा था, ऊपर से ऑयल की वजह से बढ़ेगा। तो अगर एक आध महीना अगर ये बात हो जाती है कि भाई हम जो मॉनेटरी पॉलिसी में ये बयान आता है कि हम अनचेंज रख रहे हैं, चलो अनचेंज रख रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं, आइंग कर रहे हैं, वी आर आइंग के हो सकता है अगर सिचुएशन नहीं संभली तो हमें इमरजेंसी में या नेक्स्ट में बढ़ाना पड़े। हम्म, हम्म, तो बैंक बेनिफिशियरी हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का हम्म, जो एक हमारा मिथ जो है ना वो यही है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंकों में ज़्यादा फायदा होता है। तो वो बिल्कुल। और बैंकों में इधर आए लगी, तो बैंकों के हैवी वेट्स हैं, तो इंडेक्स आपका रुक जाएगा। ऑयल भी बहुत ठीक ठाक हैवी है, तो इंडेक्स आपका रुक जाएगा। और ऑयल में तीनों सेक्टर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सबके पास डिमांड बढ़ जाएगी। जो जो लेवी है, या जो पेट्रोलियम जो लेवी के साथ आपका एक मार्जिन भी बढ़ता है थोड़ा सा ऑयल मार्केटिंग का। हम्म, और डिमांड उनकी ज़्यादा ही है ऑलरेडी, क्योंकि कल एक और भी बम्प है ना कि लोग समझते हैं यार पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो 2 दिन हम्म, जहाँ पर रोजाना नॉर्मल भराते हैं वहाँ पर पूरा पूरी टैंक फुल करके रख रहे हैं। जहाँ थोड़ा कम होता है फिर भरा देते हैं कि यार ऐसा ना खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ यहाँ आपको डिमांड नजर आएगी, जहाँ और डिमांड जहाँ पर है वहाँ तो आपको पूरा सेक्टर परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो ये और बैंकिंग करेगा ही करेगा, बाकी के अंदर हिट पड़ेगी सबके अंदर। बिल्कुल ठीक है। ऑयल सेक्टर पे बात करते हैं। ऑयल सेक्टर में हम लोग अगर एज अ होल देखें तो हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर भी आ जाता है, एक्सप्लोरेशन भी आ जाता है, और मार्केटिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी आ जाती है। ज्यादा बेनिफिशियरी कौन सा होगा, पहले मेरा सवाल ये है। मुझे लगता है यार इस वक्त जो है सारी बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि पूरा जिस ऑयल। तरह जिस तरह जुम्मे को बंद हुई है ना मार्केट, आप देखो सिर्फ हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई है वीकेंड के चक्कर में, अदरवाइज जुमेरात को पूरा पूरा ऑयल सेक्टर बुलिश था। हम्म, हम्म, मतलब आप अटक रिफाइनरी, खासतौर पे हैवी अच्छी जो कंपनी है वो फॉर अटक रिफाइनरी, आपका पीएसओ, अटक पेट्रोलियम, सुई नॉर्दर्न साउदर्न, जो उमाड़ी ओजीडीसी पीपीएल, छोटे मोटे भी ऊपर ऊपर ही पूरे सेक्टर में, तीनों सेक्टर में जितनी भी कंपनी है सभी प्लस थी। लेकिन जाहिर बात है जब जो इंस्टीट्यूशन मनी है या फिर हाई वर्थ है वो तो इसी में जाएगा, ओजीडीसी में जाएगा, हम्म, माड़ी में जाएगा, पीएसओ में जाएगा, नॉर्दर्न में जाएगा, अटक पोर्टल में जाएगा, फिर जाके सेकंड ईयर 30 बारी आएगी। लेकिन हम्म, तीनों के तीनों सेक्टर बेनिफिशियरी हैं। एक जो है वो उसकी कमीशन की वजह से जो परसेंटेज बढ़ेगा ऑयल मार्केटिंग का। बिल्कुल। हम्म, मीन्स क्या, इधर एक्सप्लोरेशन की वजह से क्यों डिमांड रहेगी, और रिफाइनरी के हम्म। बाद जो बचा कुछ हम हमेशा रोते रहते थे ना, ये हमारे पास माल पड़ा हुआ है उठा नहीं रहा माल पड़ा हुआ है। अब माल ही खत्म हो जाएगा इनके पास। रिफाइनरी पे आए थे, रिफाइनरी पे आए थे, आपने रिफाइनरी की बात की। हम लोग पहले जब रशियन क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट किया था तो हमें समझ आया कि हम लोग तो रिफाइन ही नहीं कर सकते। अब हम वापस इंपोर्ट कर रहे हैं। रिफाइनरी पॉलिसी कभी नजर आई कि हमें, कि हम लोग अगर कोई और भी रशियन, नॉट इवन पर्टिकुलरली रशियन, बट हम कोई ऑयल इंपोर्ट करें तो हमारी रिफाइनरीज इतनी कॉम्पिटेंट हो कि रिफाइन कर सकें तेल को, ना कि हम सिर्फ एक ही तरह के ऑयल पे डिपेंडेंट हो। रिफाइनरी पॉलिसी कब देखते नहीं हैं आप? करते तो तो जरूरत है। हैं, देखो करते तो हैं, रिफाइनरी वाले खुद से करते हैं, अपने आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको बढ़ाते हैं, बेहतर कर रहे हैं। देखो अगर अगर आप बात करते हो हुकूमत की रिफाइन जो वो रिफाइनरी पॉलिसी है ना, उसमें तो $6 अरब चाहिए। जो पूरा आपके सामने कितनी आप पढ़ लेना एक दफा कि $6 अरब थे ही ना उसमें तो। $6 अरब तो आपके पास वैसे ही एक अरब डॉलर के लिए भीख मांगते रहते हो आप, तो $6 अरब आएंगे कैसे? तो वो तो नहीं होगी। वो वाली जो चीज़ है ना, वो रिफाइनरी पॉलिसी, वो तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, अनटिल अनलेस उसके अंदर कोई ऐसा रास्ता निकले
जिसके अंदर डॉलर ना हो, तो या फिर कोई बाहर से पैसा आ जाए सऊदीया वूदिया का, तो मुझे तो वो होती हुई दूर दूर तक नज़र तो नहीं आ रही। आई मे बी रॉन्ग, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो इतने अरसे से लटक इसीलिए रही है कि वो डॉलर लाएं कहाँ से हम। उसके अंदर अगर आपने पढ़ा हो ना पूरा, तो टोटल 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वो, इतना अपग्रेड करने की, क्योंकि ये कहते हैं हमारा निज़ाम ऑब्सोलीट हो चुका है। लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअली अपडेट करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी कंपनियां बंद नहीं करेंगे ना। इतना बड़ा ग्रुप है अटैक ग्रुप, 2 रिफाइनरी तो उसी की हैं। तो 2 रिफाइनरी उसी के तो बात ही खत्म हो गया, इतना बड़ा ग्रुप है, वो अपने हिसाब से करेगा। ठीक है। और एक और बड़ी रूमर भी चलती है मार्केट के अंदर कि पूरा अटक ग्रुप ही बिक रहा है। हम्म। तो ये अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी, अटक जिसके पास जाएगा तो वो भी पूरा उसको इन्वेस्ट करेगा। तो वो यहाँ पर आपकी चलेगी, इन्वेस्ट डायरेक्ट चली जाएगी मालिकान के पास। पीआरएल जो है वो पीएसओ का है, तो ये गवर्नमेंट ओन्ड है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तो एक इधर पीआरएल इधर चला जाएगा, इधर कोई ना कोई इन्वेस्टर बाहर से आ जाएगा। और सिनर्जी जो है वो काफ़ी एक्टिव है, विजिलेंट है, वो अपना काम करते रहते हैं बड़े अच्छे से। सबसे अच्छी मैनेजमेंट जो एक्टिव नज़र आती है वो सिनर्जी को की नज़र आती है। जबरदस्त। हमने कोशिश की ऑयल सेक्टर वगैरह सबको कवर किया। थोड़ा सा आपने शुरू में आईएमएफ की बात की थी, तो आईएमएफ को टच करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो सुपर टैक्स है उसको हम कम करने की बात करेंगे आईएमएफ से, और जो सैलरी क्लास में भी टैक्स है उसको भी 5% से स्लैश करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है, पहला सवाल तो ये कि आपको लगता है कि आईएमएफ मान जाएगा सुपर टैक्स कम करने के लिए? वादा न तो ये जो वादे है ना, असल में देखो, जो चीज हमारे यहाँ बढ़ जाती है ना, वो बढ़ वो जाती कम है। नहीं हो सकती, वो बढ़ जाती है। वो आपका एक टैक्स का रेवेन्यू सिस्टम आ जाता है, कम वो वम अब कम नहीं हो सकता। कम वम होना, और आईएमएफ बोला तुम्हारी तो। आवत आवत है, जावत नहीं है। नहीं नहीं, ये बातें सिर्फ वक्ती तौर पर जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको ठंडा करने के लिए होता है ये। हो सकता है कि सैलरी क्लास में कोई आ जाए चीज, सुपर टैक्स में कुछ इक्का दुक्का, मतलब जो जितना बड़ा है उसके अंदर पीनट के हिसाब से वो कम कर दें, तो लगेगा चलो भाई एक सफर शुरू हो गया कम होने का। लेकिन आई थिंक, मुझे लगता नहीं है कि यार ये आपके यहाँ इतनी, आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाएगा अगर है ऑलरेडी। ऑलरेडी है। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो वैसे ही वो हो गया है, ट्रेड डिफिसिट माइनस में आना शुरू हो गया है। और हाईएस्ट एवर आ गया है, इनकी हुकूमत में सबसे हाईएस्ट एवर आ गया ना अभी तक का। इनकी हुकूमत का सबसे हाईएस्ट एवर आ गया, तो ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला यहाँ चल रहा है। पैसे तो कोल कोई है नहीं, डॉलर वैसे ही बढ़ गया है वहाँ पर, तो इन्फ्लेशन खतरा यहाँ बढ़ गया है। और फिर इसके बाद जो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर इन पे खर्चा शुरू हो जाएगा हुकूमत का, फिर हुकूमत पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है ना इंटरेस्ट रेट का। फिर इसके इसके बाद फिर आपने बजट के अंदर भी कोई इतना कोई खास रिलीफ तो नहीं दे सकते। हाँ ये है कि आप ये आईएमएफ को बोलोगे कि हमारा ये आखिरी साल है ऑलमोस्ट, और हम इलेक्शन ईयर में चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो हमें थोड़ा कोई रिलीफ दे दे। तो ये गेम वोटिंग के लिए तो हो सकती है, बाकी जेन्युइन मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो ठीक है सुन साहब, ऑयल के चार्ट्स पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आप बताइएगा जरा, ऑयल किस तरह आपको नजर आता है, कितना हाई? आपने वैसे तो बताया, बट हम जरा एक बार चार्ट्स पे देख लेंगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अब जरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। लोग इन्वेस्टेड हैं और फंसे हुए। बस ये एक सवाल यही है कि फंसे हुए। अब नए कैश वालों को तो हम क्या सजेशन देंगे? थोड़ा थोड़ा कैश डाल के इन्वेस्टमेंट शुरू करें, या अभी वेट करें इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आने के बाद, उसकी पूरी पढ़ने के बाद, अपने पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट प्लान करें? या आप कैश में अगर हैं तो थोड़ा थोड़ा रोज डालते रहें, और जो फंस गए हैं वो क्या करें? यार एक बात तो सेक्टर्स में सारे याद नीचे आ जाएंगे। एक बात तो मैं हमेशा, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, और मैं पता नहीं बोलना चाहिए नहीं लगे चाहिए कि जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म, जो कहता है कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे आज भी शेयर लेना है, मुझे कल भी लेना है, मुझे एसआईपी भी करनी है, उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल। जो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो एसआईपी करने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फिर वो लोग जो कहते थे यार थोड़ा मार्केट नीचे आ जाए तो काम करते हैं लेते हैं, तो हम्म, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। हम्म, बिल्कुल। मतलब आप दोनों, वो 2 लोग तो साइड में कर दो ना आप। बिल्कुल तो ठीक है। कहते हैं कि यार मार्केट 10-15% नीचे आएगी, करेक्शन करेगी। अब मार्केट ने अपना एक 50 का बॉटम तो मान लिया ना, पहला। हम्म, और बिल्कुल। तो 10,000 आप ऊपर खड़े हुए हो अगर आप, और ऐसा लगता भी है कि इंडेक्स को जो ना होल्ड करके बैंकिंग सेक्टर ऑयल सेक्टर, तो आपका इंडेक्स तो जल्दी गिरेगा नहीं। एक 50-50 मूविंग एवरेज है, वीकली पे है, जो कि एक लास्ट होता है, उसके बाद फिर मार्केट डाउन ट्रेंड हो जाती है। जब भी आप कोई स्टॉक को 50 मूविंग एवरेज पे देखते हो ना, और वहां से उठता है और वहां पर सपोर्ट लेता है, तो वो लास्ट सपोर्ट ही होती है बिफोर इट गोज टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड फॉर एवर। तो आपके सामने बिल्कुल नहज पे आ गई है मार्केट प्राइस वाइज। अब आप, जो चीज़ें आपके सब अट्रैक्टिव नज़र आ रही हैं, एक्सप्लोरेशन सेक्टर
रिफाइनरी सेक्टर या मार्केटिंग सेक्टर, बेहतर ये है कि आप वक्ती तौर पे ऑयल सेक्टर भी जाएं, एक्सप्लोरेशन पे, मारी ओजीडीसी पीपीएल पे, क्योंकि इनकी बाद में भी चीज़ें रिकॉर्ड एक ये वो सब बेहतर हैं। रिफाइनरी टेम्पररी ट्रेडिंग के लिए अच्छी हो सकती है, बात का पता नहीं है। और ऑयल मार्केटिंग परमानेंट है, इनके चलता रहता है, तो इसलिए उसका मसला नहीं है। तो ये सेक्टर को लिफ्ट भी करेंगे, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे अंदर लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे, करना भी चाहिए। म्यूचुअल फंड भी आपका ले रहा है। अच्छा, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में गोरे के पास भी माल पड़ा हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानी के माल भी पड़ा हुआ है। आप ये समझे कि इंस्टीट्यूशन में कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, सबके पास माल रखा हुआ है, और सबके स्टॉक्स नीचे आ गए ना, सबके बिल्कुल स्टॉक नीचे आए ना, तो उनको तो परवाह नहीं है। ये हमारा रिटेल इन्वेस्टर है ना, जो सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो है कौन, ट्रेडर है इन्वेस्टर है, तो उसके लिए मसला है सिर्फ ये जंग वंग, तो बता दूं मैं आपको। इट्स ऑल अबाउट, हाँ, इट्स ऑल अबाउट रिटर्न ऑन इन अ ईयर। बिजनेस देता है सालाना रिटर्न। हर घड़ी, हर पल के हिसाब से नहीं चलता। ट्रेडर भी अपना रिजल्ट निकालता है पूरे महीने में या क्वार्टरली। इवन ये तो हमारी जो पब्लिक है ना, जो एक दिन का सोचती है, सिर्फ आज मंदी हो गई, आज तेजी हो गई, आज गिर गई, आपने तो ये बोला था, आपने बोला था। वो पूरे साल का निचोड़ निकालती नहीं है। किसी एक साल आपको 100% बच जाएगा, तो किसी साल 20% जाएगा भी। आपकी एवरेज बिल्कुल पूरे बिल्कुल सही है। जिंदगी, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी का जो पूरा एवरेज है ना, वो 30-35% होना चाहिए सालाना। उसके अंदर कोई साल 200% लग गया ना अगर, तो कोई ऐसा साल भी आएगा जिसमें 100% चले भी जाएंगे आप। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसी से मैं आपसे। हाँ, जी बस जी इसको प्लीज। मैं खत्म करता हूँ कि देखो, यहाँ तो सबको पता है कि लेना चाहिए। यहाँ हो गए आपका कि एसआईपी वाले और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने करनी थी, उन्होंने नहीं की। अच्छा, जिन्होंने की भी ऊपर के रेट पे, उनके पास ऑप्शन है कि भाई और ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, या और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर यहाँ तक फंसे हुए हैं, इनको लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट कर दी थी, कोई बात नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट की ना, तो ये इन्वेस्टर वाला जितना भी लोग है ना, ये तो साइड पे कर देते हैं। अब आ बिल्कुल जाता ठीक है है। डे टू डे ट्रेडर, जिसको पता ही नहीं है कि मैं इन्वेस्टर हूँ या ट्रेडर हूँ। इन्वेस्टमेंट वाली आइटम में उसने ली भी नहीं है, ठीक है, उसने ट्रेडिंग वाली सारी आइटम में ली हुई हैं, और उसको डिफ्रेंशिएट पता ही नहीं है कि वो खुद कौन है और स्टॉक्स कौन कौन से हैं। मतलब अगर ओबो है तो वो ट्रेडिंग का है, टैली है तो वो ट्रेडिंग का है, ठीक है ना, एफएफसी है तो इन्वेस्टमेंट, उसको ये डिफ्रेंशिएट करना आता नहीं है। लेकिन वो रोज़ सोशल मीडिया देखता है और रोज़ मार्केट देखता है, और वो माल बेचता भी नहीं है। मतलब वो रिएक्शन उसका डेली ट्रेडर जैसा है, लेकिन वो रिएक्शन उसका जो जो उसका एटीट्यूड है ना, जो मार्केट के अंदर एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन स्टाइल है, वो ट्रेडर की तरह नहीं है उसका। वो शेयर बढ़ता है तो बेच देता है, और शेयर गिरता रहता है तो वो रखा हुआ होता है। होल्ड कर लेता है। वो होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है, होल्ड। अब वो भाई इसका क्या ताल्लुक है? और वही आदमी सबसे ज्यादा परेशान है, आपको सच बताऊं, बिल्कुल वही है। क्योंकि उसको करेक्ट। भी पता नहीं है, उसको उम्मीद खत्म हो गई है कि उसका जो स्टॉक है वो किसी काम का तो है नहीं, उसने लिया क्यों था, इसको बेचेगा कैसे। ये वो सारा आदमी होता है जो शेयर्स के अंदर या किसी भी कारोबार के अंदर आता है और एंट्री लेता है बगैर सोचे समझे कि ये पर्टिकुलर इन्वेंट्री, मेटल, कमोडिटी, स्टॉक, ये नीचे आएगा तो क्या करूंगा। भी ब्लाइंड माइंड होता है। इसीलिए सारा दिन वो सोशल मीडिया पे पोस्ट देख देख के, जंग ये हो रही है, जंग वो हो रही है, जंग वो हो रही है। वो पागल भी हो चुका है, उसको पता भी नहीं है बेचारे को कि वो है क्या, इन्वेस्टर ट्रेडर है। और सबसे सोने पे सुहागा, उसको ये भी नहीं पता कि उसके स्टॉक्स कौन से लेने हैं। तो इसलिए इस वक्त जो जंग है ना, वो सबको पता है कि जंग है भाई। ना आपको पता था कितने दिन चलेगी, ना उनको पता था कि कौन किस पे हमला करेगा, ना इसका एंड क्या होगा, नो बडी नोज। तो ये फजूल बात है बिल्कुल कि जंग हो गई। इसी तरह जैसे अर्थक्वेक आया आता है, जल्जला आता है, सैलाब आता है, इस बातों में कोई बात ही नहीं है। जितना भी सुलझा हुआ आदमी है ना, वो बोलता है ठीक है यार, लेट इट बी, मूव ऑन हो जाए, इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा, इसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, हम होप करते हैं। आप, हम अक्लमंद आदमी सारे, वो हाई होप्स रहते हैं कि यार ये जंग खत्म हो, दुनिया की जान छूटे और हम मूव ऑन करें सारे के सारे। जो वो कैटेगरी है ना, जो ब्लाइंडली सट्टा करते हैं खाली, जिनको पता ही नहीं है, वो जंग खत्म होने के बाद नॉर्मल हालात हो गए, तेजी में भी वो हारेंगे। सही है, वो बिल्कुल सही है। वो फोमो में स्टॉक्स को बहुत ऊपर लेंगे, पैनिक में नीचे बेचेंगे, वो करेक्शनों में भी बेचेंगे नीचे। तो इसलिए इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास स्टॉक्स हैं वो आराम से रखें। मार्केट आपको खुद पीछे आप पीछे हट के बैठ जाएं। जंग के अंदर फैसले नहीं होते, पैनिक के अंदर फैसले नहीं होते, गुस्से के अंदर फैसले नहीं करते, हमारे नबियों ने कहा है।
गुस्सों में पैनिक में फैसले नहीं होते। इसलिए रिलैक्स जो होता है उसको देखें, अपने रमज़ान छुट्टियां एंजॉय करें। आपने इन्वेस्टिंग की हुई है, आपने कोई जुआ नहीं खेला हुआ, आपने पैसा लगा हुआ है अच्छी कंपनीज पे, डिविडेंड आते रहेंगे इंशाल्लाह। ऑयल की कंपनी चलेगी, बैंक्स चलेंगे, फर्टिलाइजर चलेंगे, दवाओं की कंपनियां चलेंगी, सब कंपनियां चलेंगी जो सॉलिड कंपनी। हमेशा कहते हैं हम कि यार शुरू जो जो पिलर होते हैं ना स्टॉक मार्केट्स के, जो पूरी इकोनॉमी के वो चार पांच सेक्टर होते हैं, पावर ये वो सब, आप उसमें इन्वेस्ट करें। आप अपने पास हाइब्रिड स्टॉक रखें, आप रोज़ रोज़ की मार्केट ना देखें, आप एसआईपी करते रहें। जितने भी हमने 90% जो चीज़ें बताते हैं ना वो इन्वेस्टर्स के लिए हैं। और उन्हीं इन्वेस्टर को यही बात की जाती है कि कोई पैनिक करने की और कोई मार्केट देखने की। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया बहुत अच्छा होता है नॉलेज के लिए, लेकिन सोशल मीडिया इस तरह की पैनिक सिचुएशन में आपके दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर सकता है, तो उससे दूर रहें और इन्जॉय करें बिल्कुल लाइफ। ठीक है। सुन साहब, आपने एक बात की थी कि जो रिटर्न होता है वो पर ईयर कैलकुलेट होता है। कुछ बातें ये भी आ रही है कि स्टॉक मार्केट की तेजी का ये आखिरी साल होगा। हाउ डू यू सी दैट? कभी भी स्टॉक मार्केट की ज़िंदगी में आखिरी और पहला साल नहीं होता। एक साइकिल होता है जो हर 2 साल बाद 3 साल बाद साइड पर चलता है। हमने तो उस दौर में भी पैसा बना के दिया है लोगों को जब मार्केट साइडवेज थी, इमरान खान के दौर में। जो मार्केट 40 के, और ये बड़ी अच्छी हमारी डॉक्टर साहब ने वो पूरा सिखाया था उस वक्त। वो साढ़े बैंड छः के अंदर, बारह बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोग क्या पैसा छापा था यार, यकीन करो कि मैं कहता हूँ तकरीबन 200 सेशंस तकरीबन ऐसे थे, 200 दिन, 300 दिन वर्किंग डे, 2.5 साल तक ये चला था स्पेल पूरा। और स्टॉक जो है अपने इस पे थे मंथली के। और वो बहुत अच्छा टाइम था, वो बहुत पैसा बना था यार उसमें। मतलब क्लाइंट्स कम था लेकिन जितना भी था वो एक्टिव था, और इतना एक्टिव था। ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर साहब के ग्रुप में और हमारे ग्रुप में हमारा क्लाइंट वो बस, वो हमने बना दी थी 6:30 12, 6:30 12, और जबा कमाल है वहाँ बिकता था। तो इसलिए वो टाइम भी आएगा, मार्केट साइडवेज अगर हो जाएगी, मार्केट गिरेगी। आपको अच्छे दिमाग वाले को हर दौर में मार्केट रोज खुलती है, रोज, हर वक्त बायर होगा, हर वक्त सेलर होगा। तो ये हो नहीं सकता कि कोई हाल आखिरी हो। हाँ, आपकी जो बुलिश रैली थी ना जिसके अंदर बहुत अंधों की तरह लोग आ जाते हैं, और मैं ये कहता भी था कि देखो इतना बंदा आ रहा है, अल्लाह के वास्ते इनको ट्रेन करो, इनको बताओ कि एग्जिट पॉइंट भी है। अगर आप सिर्फ ख्वाब बेचोगे ना कि यार आपने 10 साल पहले अगर साजगार का शेयर ले लिया होता, आपने 10 साल पहले मेजान में, इनको ख्वाब नहीं बेचो, इनको रियलिटी बताओ, इनको बताओ। हकीकत बिल्कुल। हाँ, डार्क रियलिटी क्या है, आप एग्जिट नहीं कर सकते, आपको ख्वाब तबाह हो जाएंगे वो। मैं लोगों को बोलता था, लोग सामने से कमेंट देते हैं कि आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं तमाम सोशल मीडिया पे बता रहा हूँ एक बात कि इसके जो डार्क साइड है ना, उसकी रिस्की साइड है, वो बड़ी खतरनाक है। एवरी कॉइन इज अ लोग टू साइड। हम खुदकुशी कर वन साइड लेते हैं। दिखा रहे, दूसरी साइड नहीं दिखा रहे। हाँ, लोगों को खुदकुशी कर लेते हैं भाई। यहाँ पर जितना बंदा लेवरेज में साफ होके गया है आपके 1 महीने में, 2 साल में जिन्होंने कमाया नहीं होगा ना, 10 जिंदगी भर नहीं कमाया होगा, वो 25 दिनों में साफ करके चला गया वो। अच्छे खासे पैसे धुल गए लेवरेज के। यस, तो करेक्ट। हम बेवकूफ़ हैं जो शरिया कंप्लेंट का बोलते रहते रोजाना, हम पागल हैं जो बोलते रहते हैं कि भाई आप उधार काम ना करो। हमको हमारी अपनी इनकम पे लात मार के शरिया कंप्लेंट शुरू करके हम पागल थे जो हमने बंद किया था ये। ये डेटा देख के तो और क्लैरिटी मिलती है कि भाई आपने लेवरेज में जाना ही नहीं है। आपको पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू लूज। आपकी और आप, हार ही होगी। और हमारे बोलने से कोई मानेगा क्या? नहीं। डॉक्टर के कहने पे कोई परहेज करता है? शुगर पेशेंट क्या डॉक्टर के कहने पे फेफड़े खराब होने वाला सिगरेट छोड़ता है? इसी तरह हमारे कहने पे भी जुआरी आदमी जिसको जुआ करना होगा वो जुआ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि जिन्होंने माननी होगी ना वो मानेंगे, वो प्रोएक्टिव लोग होते हैं। जिन्होंने नहीं माननी होगी वो कितना भी आप बोलो वो मार खा के ही मानेंगे। इसीलिए ही मैं मना करता हूँ अपनी। मैं वाहिद आदमी हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वाहिद आदमी, पूरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वाहिद आदमी हूँ जिसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपनी अर्निंग को कम करके शरिया कंप्लायंस शुरू किया। और मेरे देखा देखी एक बहुत बड़े नाम ने शरिया कंप्लायंस, आपका इस्लामाबादी है, बहुत बड़े नाम ने, बहुत बड़े नाम ने हमारी देखा देखी इस्लामी शुरू किया। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि किसी ने हमको देख के कोई काम शुरू किया और शरिया बिल्कुल। कंप्लायंट का शुरू किया, और ये मेरे लिए समझे। ऑनर की बात है। हाँ, मेरे ये तो ये वो ऑनर। ये वो लेगेसी होती है जो शायद जो शुरू करने वाला था उसको पता होती है, जो उसके साथ शुरू से जुड़े होते हैं उनको पता होती है, बट इवेंचुअली जब मार्केट तेज होती है, नए लोग आते हैं, उनको याद नहीं रहता, उनके सामने सब लोग होते हैं, बट एक लेगेसी एक बंदा ही शुरू करता है। एंड हमने तो देखा है, डेफिनेटली और देखा है। ये जो लेगेसी शुरू हुई ना, मुझे इससे फील हुआ कि यार अल्लाह ताला ने, लगता है मुझ पे ना ये बात आया कर दी कि तूने अच्छा काम किया है। चलो किया। और वो मैंने किया, और मैं 8 महीने तक हम ये सोचते रहे कि यार हमने गलत तो नहीं कर दिया, इनकम आधी हो हम्म, गई है, खर्चा कैसे पूरा होगा, ये तो नहीं होगा वो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मार्केट चली रही थी,
और हमें फिर हम्म, क्लाइंट मिले और वो ग्रो करते रहे, हम बोलते थे भाई देखो, जंग का, जलजले का, सैलाब का कोई भरोसा नहीं है। जो भरोसा है ना वो एक ही चीज का है, अपने पैसे से काम करो। हम्म, बस ये एक भरोसा है जो आपको 10 साल के अंदर भी ना आपको नुकसान नहीं होने देगा। नहीं होगा। लेकिन हम्म, अगर आपने उधार में किया तो कोई घर ही नहीं है आपके पास। हम्म, फिर नंबर 2 मैं कहता था कि यार डिविडेंड वाले स्टॉक में लिस्टें बना बना के दिए लोगों को, बिल्कुल। डिविडेंड की डिफॉल्ट के टाइम लिस्टें। पे जब रीमर्स थी तब हमने पोर्टफोलियो बनाया था, मुझे अच्छी मेरा तरह याद है, वो हमने पाकिस्तान पब्लिक किया स्टॉक था। एक्सचेंज में मैं ही वाहिद आदमी हूँ जिन्होंने लिस्टें बना बना के दिए, बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स, बेस्ट डिविडेंड हम्म। स्टॉक्स, वीडियो बना बना के दिए बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स। टियरिंग की थी, टॉप टियर डिविडेंड कौन से हैं, गुड टियर कौन से, सेकंड टियर, वो बस। वो सब की है। और और हम ही हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट बना के दिया है पाकिस्तान स्टॉक में, कि आपने रीलों के थ्रू लोगों को बताया है कि आप पोर्टफोलियो बनाएं डिविडेंड का, आप पोर्टफोलियो बनाएं कैपिटल गेन के लिए। किसने बनाई है पोर्टफोलियो पे जितनी हमने रीलें बनाई हैं? हमने बनाई है ज्यादा। तो फिर हमने तो हर लिहाज से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। इवन नॉलेज, जो आईपीओ कैसे भरा जाता है, सीडीजी कैसे, सीजीडी कैसे होता है, अब तो खैर हर कोई दे रहे हैं, लेकिन ये किसने दी शुरुआत करी है? पीपीलीपी हमने क्या होता स्टॉक है, फाइन है। राइट्स क्या होता है, स्टॉक ही शुरू करी है। तो True. हमने तो पूरी कोशिश की इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की, और हम इन्वेस्टर को समझा भी रहे हैं कि भाई आपके पास कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको मीट करके आपने इस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। दैट्स इट। बिल्कुल। मैं वो लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो शो में जुड़ रहे हैं हमारे, चाहे वो नए लोग हों जो फंसे हुए भी हैं, प्लान भी कर रहे हैं, या पुराने लोग हो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट स्टिल दे वांट कि हम आगे स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे, हमें कोई गाइड करने वाला हो, तो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में भी हमारी टीम के नंबर मिल जाएंगे, स्क्रीन पे आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी। अगर आपके बच्चे 18 साल से कम है ना, और वो उनका आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट बासानी खुलवा सकते हैं। अब हम जब ये बात करें ना शो में बैठ के, तो ये सब हम उन लोगों के लिए नहीं कर रहे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, ये उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं कि आपके लिए ये टाइम है एंटर करने का, और आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है जो आगे चल के अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं जिसमें हमारी टीम पूरी आपको गाइड करेगी, आपके बच्चे भी दे मेक एंड अप मेकिंग वेल्थ, अंडरस्टैंड, नॉट मनी, वेल्थ, एसेट्स। नंबर 0301030124 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको पिक्चर नजर आ रही होगी। हमारी सर्विसेज से भी आप जुड़ सकते हैं, चाहे आपने पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना हो, आपने हमारे ग्रुप में शामिल होना हो, अगर आपको फ्री सर्विस भी चाहिए, जस्ट नॉट कि आप पेड सर्विस है, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो हम एक्टिवली, जिसमें पार्टिसिपेशन दे रहे होते हैं, हम लोग एक्टिव होते हैं, हमारी पूरी टीम स्टॉक की एक्टिव होती है। आपको अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सिचुएशन होगी तो क्या होना चाहिए, न्यूज की क्या इम्पैक्ट है, इंडेक्स की क्या स्ट्रैटेजी है, पर्टिकुलर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, हम हर लिहाज से कोशिश करते हैं तमाम लोगों को गाइड करें, तो आप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो और सर मैं जरा। तो मैं तो जी। रिक्वेस्ट भी करूंगा लोगों से भाई कि हमारा काम शरिया कंप्लाइंट में है, और हम लोग सिर्फ डिलीवरी बेस्ड काम कराते हैं, इसलिए तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हमारा अकाउंट खुलवाएं आप लोग। खुलवाएं, ये बिल्कुल। नहीं कि आप हमारे पास बिल्कुल। खुलवाएं, हमारे पास खुलवाएं, हमारी हमारी रिक्वेस्ट है पूरी टीम, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और हम मेहनत करते एजुकेट हैं। भी लोगों को करते हैं, और हम सर्विसेज भी बहुत अच्छी देते हैं। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि यार ये मार्क, मैं तो रिक्वेस्ट करके खोलूंगा, बुलाऊंगा लोगों को कि यार मेरे पास खुलवाओ अब भाई। और जितने भी लोग इस शो से जुड़ते हैं या स्टॉक के पास से जुड़ते हैं, आप ये याद रखिएगा कि सिर्फ हम सिर्फ तेजी में नहीं, हम सिर्फ तेजी में नहीं, हम मंदियों में भी आपके सामने आते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं, हम लाइव करते हैं। ये लाइव के सेशंस हमने स्टार्ट किया अलहमदुलिल्लाह, हम ही ओन करते हैं। हम मार्केट 16,000 15,000 पॉइंट नेगेटिव हो ना, हम सामने आके आपको फेस करते हैं, हम लाइव में आपको बताते हैं, हम अपनी गलती भी मानते हैं, हम अपने जो जहां पे हम आपको प्रॉफिट बनवा के देते हैं हम वो भी ओन करते हैं, हम हर चीज को ओन करते हैं, हम किसी चीज से पीछे नहीं हटते, हम गायब नहीं होते। हम यहीं पर हैं, हमने यही बिजनेस करना है, हमने यही सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस स्पेस को, पर्टिकुलरली स्पेस को फाइनेंशियली हेल्दी बनाए। तो हमें भी खुशी होगी जब हम पे ट्रस्ट करेंगे, जैसे हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। सो सब जरा KC 100 इंडेक्स के भी थोड़ा सा टेक्निकली बता दें, ऊपर और यार नीचे मैंने जरा क्रूड ऑयल मैं के भी बता आपको दें, जो जो चीज़ आपके पास टेक्निकली जरा बता बता तो देता हूँ, लेकिन जो बुरा दें। हाल है ना आई सब, जी सब ट्रू, बट चार्ट मैं से बुरा हाल फिर है से कि करूं। चार्ट्स का हाल ये है कि चिड़िया का अल्लाह मतलब है कि, रहम करे जी। अच्छा साढ़े एक दिल तो पे एक ये छुरियां ये चलाएंगे। तो ये तो सिंपल है। देखो, अगर ये ज़्यादा रात को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता और इंडेक्स गिरता नहीं है ज़्यादा, तो ये इनके इसके बाद दो कवर हैं, एक तो मूविंग, डेली पे मूविंग एवरेज 200 है, और मूविंग एवरेज 50 है वीकली पे, और यहाँ सपोर्ट तो बनती है, ठीक है। कुछ और सही है। इंडेक्स जरा सी भी खबर आएगी ना तो सबसे पहले 160, ये जो जहाँ से गैप इंडेक्स है। वन, डेली पे जो गैप है ना 168, हम्म, वहाँ तक फौरन जाएगा, 166 167 तक, हम्म, ठीक है। 168, हाँ यहाँ तक फौरन जाएगा, कोई गैप मौजूद है डे पर भी, और यहाँ फौरन जाएगा। रेजिस्टेंस इसलिए है यहाँ पर 170 12 पे, क्योंकि यहाँ से जो टेबल शिफ्ट हो जाएंगे बुलिश की तरफ, तो एक 71 72 और एक 50, ये मेरे हिसाब से एक रेंज रह सकती है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है। क्योंकि बुलिश होने के लिए तो जंग खत्म होना और हालात नॉर्मल होना जरूरी है, तब जाके हम एक 72 500 के ऊपर जाएंगे। एक 72 है, एक 72 के ऊपर जाएंगे, जो कि स्टॉप लॉस था ना एक 72 का मूविंग एवरेज 20 पे,
वो हिट हो गया था, इसलिए वो हम वहाँ पर कॉन्फिडेंट थे और वो टूटा है। तो फिर उसने मूविंग एवरेज 50 जो है वो उसको सपोर्ट बना लिया है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस चलेगा मेरे ख्याल से MA 20 MA 50 के दरमियान। और यही रेंज रह सकती है हमारी 150 से लेकर 172 तक। ये बिल्कुल ठीक है। है इंडेक्स। और बिल्कुल ठीक है, केसी 100 हो गया। बाकी जो स्टॉक्स है ना उसके अंदर तो आप समझे कि सबके अंदर चांस यही बन रहा है कि लोगों को चाहिए कि स्टॉक्स के अंदर जो ध्यान दें वो OGDC है। ठीक है। जो ज़्यादा स्ट्रांग मैं जिसको समझता हूँ OGDC है। बेहतर ये है कि वो अगर आप किसी भी किस्म की सिचुएशन में अगर इस पर पैसा लगाते हैं तो बाद के लिए भी ये अच्छा है, अभी के लिए नहीं, बाद के लिए भी। इसका मैं टारगेट देख रहा हूँ 354। बहुत दूर नहीं, बहुत जल्दी वाला, मतलब 2-3 महीने वाला। अगर कुछ मामला सीधे हो जाए, जंग की तरफ से थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए, तो ये बड़ी स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल इसको बढ़ना चाहिए। इसका जो पहला रेजिस्टेंस है 285 रुपये है। ठीक है। PSO पे चलते हैं। PSO के अंदर भी सिचुएशन यही है कि इसने अच्छी सपोर्ट ली है 350 की। और इसके बाद अच्छा इसने मूवमेंट पकड़ी है। पहला जो जहाँ तक ये जा सकता है वो 420 जा सकता है। 420 रुपये तक जा सकता है, वहाँ पर थोड़ा को रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन इवेंचुअली मैं इसके ठीक है। टारगेट अच्छे देख रहा हूँ, मसला कोई नहीं है। आगे जाकर इस इवेंचुअली 500, 550, 600, लेकिन अच्छे रेट में मिल रहा है। दो रेटों पे आप ले सकते हैं, और थोड़ा नीचे आए तो एक्यूमुलेशन पे जोन उस पर भी जा सकते हैं कि यार चलो हमें अभी ले रहे हैं, बाद में भी लेते हैं। बिल्कुल 300 ठीक है। इस वक्त 383 है, जल्दी बढ़ गया है बॉटम आउट होके। लेकिन अगर अभी लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा बाद में लेते हैं, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। सेम विद एक और है आपका PPL। PPL के अंदर भी सिनारियो ये है। मैं बहुत अच्छी सपोर्ट इसने ली है, देखो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। MA 50 पे सपोर्ट लिए, और इसने सपोर्ट लेके, मतलब ये मैं नंबर बता रहा हूँ ना, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग एवरेज 50 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है ये। बहुत कम स्टॉक्स होते हैं फिर जब वो जाके फिर जाके मंथली में जाके 100 मूविंग, वीकली में जाके 100 मूविंग एवरेज पे आते हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ा नंबर है। अच्छा, इसको भी जो सामना है 225 का है। PPL को रेजिस्टेंस का 225 का है, उसके ऊपर जाएगा तो फिर हम एग्रेशन देखेंगे इसके अंदर। और अगला टारगेट वही डबल टॉप की तरफ 284 की तरफ, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली। तरीकाकार यही होना चाहिए कि 214 भी मिले और नीचे 196 95 भी मिले अगर आता है तो। फिर हमारे सामने बिल्कुल ठीक है। सिनर्जी है। अर्निंग बहुत अच्छी आई थी, और एक रिफाइनरी को बूस्ट भी मिलेगा ये ऑयल के उससे होने से। अपना ये 6 रुपये का लेवल बड़ा स्ट्रांगली मेंटेन करता है हर दफ़ा जब भी इसके अंदर प्रेशर आता है। ऊपर जो है फिलहाल जो पहला रेजिस्टेंस है वो 7.5 है। और इस 7.5 तक ठीक है। मुझे लगता है इजीली होकर जा सकता है। 7.5 को क्रॉस कर देगा, 7.60 रुपये 60 पैसे को क्रॉस कर देगा, तो ये फिर बुलिश हो जाएगा, तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। रिफाइनरीज के अंदर सिनर्जी और अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी बुलिश ही है। बिल्कुल ठीक है। पहले ही 2 दिनों से बढ़ ही रहा था, तो अब ये ऊपर ही है, तो ये अगले अपनी टारगेट की तरफ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आए तो लें इसको, 770 तक मिले तो लें, कोई मसला नहीं है। 737 ये पूरा एरिया जो है नीचे बाइंग कर सकते हैं। 740 से लेकर अभी जो करंट रेट है 790 तक। और अगर करंट रेट में बाई करते हैं और फौरन ऊपर चला जाता है तो 840 के करीब इसका रेजिस्टेंस होगा। और देन हम नए रेट देखेंगे। तो दो रिफाइनरीज हो गए, दो एक्सप्लोरेशन हो गए, और PSO के बाद हमारा हो गया अटक पेट्रोलियम। PPL OGDC सिनर्जी अटक रिफाइनरी PSO और अटक टाटा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। अभी एक एक तज्जिया जनरली बता रहा हूँ, कोई मैं आइटम के बारे में नहीं बता रहा ना, कोई मैंने इतना कुछ पे वर्किंग की हुई है। क्योंकि जो पोजीशन है उस हिसाब से ये तीनों जो सेक्टर हैं वो बेनिफिशियरी है। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है। स्लो आइटम भी है, लेकिन ये डिविडेंड पे आउट वाला है। ग्रुप बहुत तगड़ा है, तो इसलिए विन विन सिचुएशन है। इसको लेना चाहिए करंट रेट पे थोड़ा सा। 533, 520 में मिले, 540 में मिले, ये 20 रुपए की रेंज में जमा करना चाहिए। इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में एक अच्छे नंबर पे ही इन्वेस्टमेंट भी अच्छे 750 800 पे ही जाएगी इंशाल्लाह। तो बिल्कुल इंडेक्स ठीक भी है। और स्टॉक्स भी हमने बता दिए। मैं आपको ऑयल बताता हूँ। ऑयल का जो सूरत हाल है वो थोड़ी ख़राब है। बुलिश हुआ हुआ है मंथली पर ठीक हो ब्रेकडाउन, गया। लेकिन एक जो ऊपर से जो इसका जो ट्रेंड आ रही है ना, ट्रेंड लाइन, उसको ये टच करेगा 122 पे। और अगर वो तोड़ दिया तो फिर मामला बहुत संगीन हो जाएगा।
122 इसलिए को टच कर सकता है हाँ, जो जिस मोमेंटम में सिनारियो, है। जिस हाँ। तरह का जो मोमेंटम है इसका बना हुआ, ना भी करे, यहाँ भी टकरा जाए, 104 पे टकरा जाए बहुत है, लेकिन मुझे लगता है खुलेगा ऊपर ही शायद थोड़ा सा। और अब इतना दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, तो ये दो एरिया रेजिस्टेंस है, 104, 112, और देन ये 124, यहाँ तक भी जाता है अगर 2-4 दिनों में, और डीस्केलेशन आ जाती है तो यहाँ से रिवर्सल अगर ले ले, तो मुझे लगता है जल्दी काम तमाम हो जाएगा सारी स्टोरी का। लेकिन अगर ये उसको क्रॉस कर गया और खड़ा हो गया ऊपर, तो फिर तो मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। रुपए पे आएगा बहुत ज्यादा प्रेशर, फिर हमें चीजें ज्यादा एक नई तरीके से रिवाइज करनी पड़ेंगी। हमारे जैसे जो मुल्क होते हैं ना, जो जो हमारे जैसे, बात खत्म करते हैं इसी बात पे, हमारे जैसे मुल्क होते हैं ना, जो जिनके आसरों पे लीडर अडियाला बैठे हों, जिस कौम के, वो कौम कौम बन के निकल ना सके, और वो कौम झूठ इतनी बोलती हो, मक्कारी इतनी करती हो, दो नंबरी इतनी करती हो, सब कुछ सजदे में, सर सजदे में, और सब कुछ दगाबाजी में हो। हम सबसे ज़्यादा एडल्ट्री हमारे मुल्क में चलती है, दो नंबरी, मतलब हम मिलावट का काम हमारा, झूठ बोलने का काम हमारा, आपस के अंदर नफरत है हमारे मुल्क के अंदर। हमारे ऐसे जो गरीब मुल्क है ना, जो गरीब भी हैं, और अल्लाह माफ़ करे, बहुत कुछ है हम लोग, जलालत भी हमारा मुकद्दर ही है ना हर तरीके से। तो उसकी वजह यही है कि हम एक कौम बन के ना किसी किसी मसले की तरफ जा सकते हैं इकट्ठे, ना किसी तहरीक की तरफ जा सकते हैं। आप पेट्रोल की लाइनों देखो ना, जब लगती हैं, जब जब कहीं पर बुफे में, होटलों में, दावतों में, जो हमारा एटीट्यूड है ना, जो हमारा बिहेवियर है, हम सब का, हम सारे उसमें आ गए ना, हम सब का जो बिहेवियर है ना, वो इतना ख़राब है कि हम हैं इस काबिल कि हमारे पास पेट्रोल ना हो, हमारे पास डैम ना हो, हमारे पास सड़कें ना हो, हमारे जो नौकरी करने वाले, हमारी जो नौकरी करने वाले हमारे लोग हैं ना, जो वोट बैंक से, हमारे टैक्स से चल रहे हो, वो हम पर हुकूमत करें। यही हमारी कौम की, हमारी कौम का जो ना तोहफा है ये हमारे लिए। हम हैं ही इसी काबिल कि हमारे वोट पे, हमारे टैक्स पे पलने वाले लोग जो है वो हम पे हुकूमत करें, और पूरी दुनिया में हम कशकोल लेके घूमें। ये हमारा मुकद्दर रहेगा, क्योंकि हम एस कौम, हम इतने निकम्मे, चोर, झूठे, बेईमान हो चुके हैं कि हमारा कुछ भी नहीं होना। आई होप लोग सिर्फ स्टॉक्स नहीं, थोड़ी सी मोरालिटी भी और थोड़े से लेसन्स भी हमारे एपिसोड से सीखें। इंडिविजुअल सारी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें ताकि मुल्क जो है हमारा ग्रो करे। थैंक यू सो मच सोहेल साहब अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू आप सबका शो में जुड़े रहने के लिए और देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे और सोहेल भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।